नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्म 3CD 3CB कैसे प्रिपेयर करेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। चलिए बताता हूँ आपको। कुछ नहीं करना, डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है और यहाँ से कॉमन यूटिलिटी है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। देख सकते हैं ये यूटिलिटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए होता है, फॉर्म 3CD के लिए होता है, 3CB 3CD 3CA 3CD, ठीक है, उसके लिए होता है। आपको कुछ नहीं करना, इस पर जाना है और ये फॉर्म यूटिलिटी पे क्लिक करके यूटिलिटी को कर लेना है डाउनलोड और करेंगे ओपन। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे पास यूटिलिटी। चलिए इसको कर लेते हैं ओपन। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके कर रहा हूँ। तो दोस्तों यूटिलिटी हो गई है सक्सेसफुली इंस्टॉल। फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं, ये है डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर्म 3CD 3CB का। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं 3CA 3CD उस केस में फाइल होता है जब किसी और एक्ट में आपका ऑडिट हो गया हो। जैसे कि बेसिकली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी के लिए होता है, क्योंकि उनका कंपनी एक्ट में भी स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ पड़ता है या हुआ होता है, ठीक है। बाकी जिसका किसी और एक्ट में ऑडिट नहीं हुआ है उसके लिए फॉर्म 3CB 3CD होता है। जैसे एक इंडिविजुअल्स हो गया, HUF हो गया, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, NGO सोसाइटीज़, इसका केवल इनकम टैक्स एक्ट में ही ऑडिट होता है, तो वो फॉर्म 3CB 3CD लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाइल नाउ पे क्लिक करूँगा। डाटा जो है मैं इनकम टैक्स पोर्टल से प्री फिल डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ मैं सेलेक्ट डाउनलोड प्रीफिल पे क्लिक करूँगा, प्रोसीड करूँगा और पैन नंबर मांगेगा, यहाँ पैन नंबर फिल करेंगे। पैन नंबर फिल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, फाइलिंग टाइप पूछ रहा है, ओरिजिनल, असेसमेंट ईयर 26-27 फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र आईडी मांगेगा, यूज़र आईडी पैन नंबर ही होता है। चलिए लिख लेते हैं। अब पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड है आपका इनकम टैक्स का वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड लिख दिया, कंटिन्यू करूँगा। देख सकते हैं ये बेसिक डिटेल्स आ गई, पैन नंबर, नेम आ गया, असेसमेंट ईयर 3CB 3CD आ गया, ओरिजिनल। फाइल फॉर्म पे जाऊँगा, लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाऊँगा, डाउनलोड जेसन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये बोल रहा है डाउनलोड जेसन जो है, जहाँ पे फॉर्म 3CD की यूटिलिटी होगी ना, वहाँ चेक कीजिए, वहाँ पे वो जेसन फाइल सेव कर रहा है या तो डाउनलोड में पड़ा हुआ है। ये देखिए ये जेसन फाइल आ गया। अभी मैं क्या काम करूँगा, इसको यही रहने देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यूटिलिटी पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जेसन फाइल वो करना था। तो अब सीधा एक काम करते हैं, यहाँ से मैं बैक करके सीधा यूटिलिटी पे पहुँच जाता हूँ। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा, प्रोसीड पे जाएंगे और यहाँ पे दोबारा फिर से पैन नंबर लिखना होगा, या तो जो जेसन फाइल डाउनलोड किया है वो कर लेते हैं, इंपोर्ट जेसन्स, प्री सेव जेसन्स। पहले से अगर आपने बना रखा है तो जेसन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये तो प्रीफिल वाला है, तो देखता हूँ लेगा कि नहीं। कंटिन्यू करते हैं। जेसन ले लिया इसने, टैक्स पेयर का नेम नहीं आ रहा। फाइल फॉर्म पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। चलिए कोई नहीं, अभी जो जेसन था वो मैंने इसमें इंपोर्ट कर दिया। अब फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। देख सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB। 44AB के अंदर हम ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। चलिए बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो फॉर्म 3CB है, उसके बाद फॉर्म 3CD है। 3CB में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और 3CD में टैक्स ऑडिट के जो क्लोज हैं वो क्लोज बाई डिटेल हमें भरना होता है। तो चलिए 3CB पे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सब बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स सेलेक्ट करनी है, पे क्लिक कर दिया। बेसिक डिटेल कन्फर्म हो गई। अब जो आता है मेन पार्ट वो है फॉर्म 3CD का, ठीक है।
चलिए फॉर्म 3CD फिल करना शुरू करते हैं। इसमें 1 से लेकर 44 क्लोज है, एक एक करके सारे क्लोज को बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है क्लोज नंबर 1 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आ गई। उसके बाद अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन फिल होगी। ठीक है, जीएसटी आ गया, यहाँ पे जीएसटी का नंबर फिल करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद स्टेट इसका वेस्ट बंगाल आएगा। ऐड पे क्लिक कर दिया, जीएसटी नंबर फिल कर दिया। स्टेटस प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल ले लूँगा। इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप सेम है। असेसमेंट ईयर 26-27 का। क्या एसएससी ऑप्ट कर रहा है टैक्सेशन 115 बीए बीबीए बीबीए 115 20 बीए बीबीए। फिर उसके बाद 8वें पॉइंट में बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट क्यों फाइल कर रहे हो आप, क्या रीज़न है, किस वजह से आप ऑडिट करा रहे हो। तो 8वें पॉइंट में यहाँ पे रीज़न देना होगा ऑडिट कराने का रीज़न क्या है। मैं पहला रीज़न दे रहा हूँ, मेरी टर्नओवर और ग्रोथ एसेट्स बिजनेस की एक्सीड हो गई है स्पेसिफाई लिमिट से। स्पेसिफाई लिमिट क्या होती है, जब आपकी टर्नओवर क्रॉस हो जाती है ऑडिट कराने के लिए। देखो ऑडिट 1 करोड़ की टर्नओवर पे होता है और आपको ये लिमिट ज़्यादा मिल जाती है यानी एक्सटेंड हो जाती है लिमिट जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वही 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ बन जाती है, यानी 10 डिजिटल ट्रांजेक्शन पे 10 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे या 10 करोड़ के सेल्स या ग्रोथ रिसिट्स पे आपको ऑडिट नहीं कराना। और अगर आपकी डिजिटली नहीं है, कैश में है, तो 1 करोड़ पे ऑडिट कराना होगा। ठीक है। एक कंडीशन और होता है कि जब आप 44 AD को लेते हैं, यानी 44 AD में बिजनेस की टर्नओवर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उसमें लिमिट बताई है 6% और 8%, उससे कम प्रॉफिट शो करते हो तो भी आपको फिर ऑडिट कराना पड़ता है सेक्शन 44 AB के अंदर। तो अगर वो वाला क्लोज है तो वो सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ये वाला क्लोज सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहीं पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी टर्नओवर या ग्रोथ रिसिट स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी यहाँ पे टर्नओवर 7 करोड़ है। ठीक है, जो कि इसका कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो 1 करोड़ पे इसका ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। अभी क्या कर रहा हूँ, सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। 1 से लेके 8 क्लोज दे दिया मैंने, अभी 9 से लेके 17 क्लोज पे आते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, कह रहा है कि कोई फॉर्म या एसोसिएशन है, पार्टनर चेंज हुआ है या उसके मेंबर चेंज हुए तो उसकी डिटेल, तो इसको सेव कर देंगे। 10वें नंबर पूछता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस का नेचर और प्रोफेशन क्या है, तो यहाँ पे आके सेक्टर, बेसिकली आपको सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो आप बिजनेस कर रहे हो कौन से सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग ले लिया मैंने। अब मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपका बिजनेस कोड है या जो आपका बिजनेस का नेचर है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली इनका फुटवेयर का काम है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर ले लिया, ऐड पे क्लिक कर दिया। और बोलता है कि क्या बिजनेस के नेचर में चेंज आया है कुछ, नहीं, बिजनेस के नेचर में कोई चेंज नहीं आया। सेव पे क्लिक कर दिया। 11 नंबर पे आ जाते हैं। कहता है क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 44 AA के अकॉर्डिंग। यस, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। यस करने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स की डिटेल देनी पड़ेगी कि ये बुक्स कौन कौन से बुक्स मेंटेन कर रहे हो आप। ठीक है, बुक्स प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कैश बुक कर रहा हूँ, ऐड पे क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे लेजर कर रहा हूँ, लेजर्स ये कर दिया। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट कर रहा हूँ, ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहा हूँ, ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कर रहा हूँ, ऐड पे क्लिक कर दिया। बैंक बुक कर रहा हूँ, ऐड कर दिया। मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल आप देंगे। फिर उसके बाद यहाँ बोलता है कि सेम बुक्स को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो उसका ऐड पे क्लिक करके एड्रेस की डिटेल देनी होगी। ये सारे बुक जो हैं इस एड्रेस पे रखा हुआ है। कौन सा एड्रेस, जो मेरा बिजनेस का एड्रेस होगा। तो अब यहाँ पे वो एड्रेस पूछ रहा है कि कौन कौन से बुक्स हैं जो आपके
कौन कौन से बुक्स हैं जो आपके रखे हुए हैं कौन कौन से एड्रेस पे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं सेम एज़ 11 ये करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करके एडिट मारता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 1 बाई 1 सेलेक्ट कर लिया, कैश बुक सेलेक्ट कर लिया, इसको एडिट मारूंगा तो भाई कैश बुक का एड्रेस कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है आप देख सकते हैं। मैंने इस बुक्स को बता दिया भाई मेरे इस एड्रेस पे बुक्स रखी हुई हैं और ये सभी बुक्स को एग्जामिनेशन किया गया है, ठीक है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन सभी बुक्स को एग्जामिन कर चुका है। सेव पे क्लिक करेंगे, 9, 10, 11 क्लोज दे दिया, क्लोज नंबर 12 पे आ जाता है। बोलता है कि क्या आपका प्रॉफिट या लॉस के अंदर कोई प्रॉफिट इंक्लूड है जो कि प्रेजेंटिव बेसिस पे है। ये प्रेजेंटिव बेसिस पे नहीं है हमारा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया हुआ है, नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखाया। फिर अगला बोलता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है यहाँ पे मर्केंटाइल सिस्टम है। क्या चेंजेस किया है मेथड के अंदर, कोई भी चेंज नहीं किया है। कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर किया जो इनकम टैक्स प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है, नहीं, नो। 145 सबसेक्शन 2 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है, नहीं, नो। अब यहाँ पे अगला जो आता है डिस्क्लोजर देना होता है ISDC की, ठीक है। ISDC की डिस्क्लोजर देना होता है जहाँ पे आपको एक एक करके ISDC की अकाउंटिंग पॉलिसी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको देना होता है। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपने यहाँ डिस्क्लोजर देंगे अकाउंटिंग पॉलिसी का, फिर ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का देना है, मतलब जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना डिस्क्लोजर देंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये वाला मैं फिल नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया लेकिन देना ज़रूरी है। मेथड ऑफ स्टॉक जो कि कॉस्ट बेसिस पे है, कोई चेंज हुआ है नहीं, नो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। 13, 14 कंप्लीट हो गया, 15 पे आ जाता है। कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं। कोई अमाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं है, नहीं, इस तरह का कोई भी नहीं है। 17 यहाँ पे आपको देना होता है, देखो कोई भी लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफ़र हुआ है या दोनों ट्रांसफ़र हुए हैं, इस तरह की कोई डिटेल नहीं है 17 नंबर पे, ठीक है। सेव पे क्लिक कर रहे हैं, आते हैं क्लोज नंबर 18 पे। क्लोज नंबर 18 में डेप्रिसिएशन के बारे में बोलता है। अगर आपकी कोई फिक्स एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके देंगे, ठीक है। अगर WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो WDV लेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और SLM ले रहे हैं तो फिर SLM लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल है, एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, CSV फाइल, ठीक है। ये जब डाउनलोड करेंगे, इसे अपलोड करेंगे तो फिर यहाँ पे आपकी एक एक एंट्री आ जाएगी, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ पुट, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्लोजिंग वैल्यू और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। इसके लिए आप अपने पास डेप्रिसिएशन का चार्ट ज़रूर बना लें। मेरे पास तो कोई भी डेप्रिसिएशन है नहीं, क्योंकि फिक्स एसेट्स में लैंड है और लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, ठीक है। तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पे डालूंगा नहीं। सेव पे क्लिक करता हूँ, क्लोज नंबर 19 पे आता हूँ। इन एडमिशेबल अमाउंट अगर कोई आपका रहता है तो उसकी डिटेल देंगे, इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। 20 नंबर पे आते हैं, कोई भी बोनस दिया आपने एम्प्लॉयज़ को कमीशन के रूप में या किसी और कोई और बेनिफिट्स दिया आपने, नहीं, या किसी कोई और बेनिफिट नहीं है। ESI PF एप्लीकेबल नहीं है हमारे पे, ध्यान रखना। कोई अमाउंट जो डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कैपिटल नेचर, पर्सनल नेचर, या एडवर्टाइजमेंट या एक्सपेंडिचर नेचर का है, इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है हमारी। अगर आपकी रहती है तो आप फिल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। यहाँ बोलता है डिसअलाउ ए डीम्ड इनकम आपका 40A3 के अंदर नहीं है तो उसकी डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। मतलब नो सेलेक्ट करोगे तो डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी, तो नो नहीं करना, येस करना है, क्योंकि हमारी इसमें से कोई भी डिटेल डिसअलाउ नहीं है, ठीक है। इसलिए येस करना है। अगर नो करोगे तो उसका आंसर इनके फेवर में जाता है और उसकी वजह से आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ती है। इसको भी येस करना होगा और इसको भी येस कर लेना होगा। अभी आया सेव वाला बटन, ठीक है। कई बार यूटिलिटी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो लेता नहीं है, तो इस प्रकार से एक बार चेंजेस कर लेना। अब 22 वाले क्लोज में आ जाता है। कोई ऐसा अमाउंट, मतलब बेसिकली 45 डेज़ के बारे में बात कर रहा है ये। बेसिकली यहाँ पे 45 डेज़ की पेमेंट के बारे में बात कर रहा है।
कोई ऐसा पर्सन जो MSME है, सप्लायर, जिससे आपने परचेज़ ली है और 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुई है, तो उस तरह का अमाउंट डिसअलाउ हो जाता है। या 15 दिन में नहीं हुई तो उस तरह का अमाउंट डिले हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। और कोई इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो वो भी इंटरेस्ट भी डिसअलाउ हो जाएगा, उसका एक्सपेंस का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। इस तरह की कोई भी डिटेल्स हमारी नहीं है। मैं यहाँ पे 0 फिल कर देता हूँ और 0 करके 22 नंबर को सेव कर लिया। 23 नंबर में पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन अंडर सेक्शन 40A टू बी, इस तरह की भी कोई डिटेल नहीं है हमारी। 24 के अंदर अमाउंट ऑफ डीम्ड प्रॉफिट और गेन, डीम्ड प्रॉफिट ऑफ गेन सेक्शन 32AC, 32AD, 33AB, 33AC के अंदर कोई है तो उसकी डिटेल ये भी नहीं है हमारा। 25 में आ जाता है सेक्शन 41 के अंदर कोई प्रॉफिट जो है वो चार्जेबल है टैक्स के लिए, नहीं ये भी नहीं है। 26 की बात करें तो कोई भी सम जो कि सेक्शन 43B के अंदर लाइबिलिटी के कोई भी अमाउंट जो कि सेक्शन रेफर है 43B के अंदर, उस तरह की कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसकी डिटेल यहाँ ये भी नहीं है हमारा। सेव पे क्लिक करेंगे। वेदर सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एट दैट पास थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई GST का अमाउंट तो PNL में नहीं डाला ना आपने, नहीं, नो पे क्लिक करके सेव कर देंगे। क्लोज 27 की बात करें तो ये सैनवेट क्रेडिट के बारे में बात करता है। सैनवेट क्रेडिट बेसिकली हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर, और बेसिकली ये ITC के बारे में बात भी करता है। आपको ITC की डिटेल देनी, GST ITC की डिटेल पूछ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितना यूटिलाइज कर लिया आपने, कितना क्रेडिट आपने यूटिलाइज किया, कितना अवेल किया और कितना क्लोजिंग बैलेंस है आपका। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट PNL में तो नहीं करी आपने। इस तरह की कोई डिटेल्स रहती है तो आप येस करके फिर ITC की डिटेल यहाँ पे फिल करोगे। और आपका अगर टैक्स ITC नहीं बनता है कुछ भी, जिसका ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है और क्रेडिट अवेल भी नहीं किया है और यूटिलाइज भी नहीं किया है, सारा टैक्स पेड किया है आपने अपनी तरफ से, तो इसको खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको भरने के लिए ना आप सबसे बेस्ट है कि आप अपने क्रेडिट लेजर की मैचिंग करें और उसकी मैचिंग बनाएं पूरे साल की, और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कितना अवेल किया, कितना यूटिलाइज किया और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ITC का रजिस्टर बनाना होगा। मैंने नो पे क्लिक करके सेव कर दिया, आगे बढ़ गया मैं। 28 नंबर पे आ जाते हैं। 28 नंबर हटा दिया गवर्नमेंट ने। 29 नंबर पे आ जाते हैं। 29 नंबर पे ड्यूरिंग द ईयर कंसिडरेशन रिसीव करिए आपने फॉर इशू ऑफ शेयर्स, नहीं इस तरह की डिटेल कोई नहीं हमारा, सेव पे करेंगे। कोई अमाउंट चार्जेबल तो नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, भैया ये भी नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है। ठीक है, यहाँ बोलते हैं कोई अमाउंट इंक्लूड तो नहीं है इनकम चार्जेबल के अंदर अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम, जो कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 के अंदर बताया गया है, नहीं इस तरह का कुछ नहीं है। 30 क्लोज पे आ जाता है। क्लोज नंबर 30 पे आपको यहाँ पे बोरो एनी अमाउंट बोरो ऑन हुंडी, इस तरह की कोई डिटेल नहीं है, कोई भी बोरो हुंडी के अगेंस्ट में नहीं किया है। कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट है टू ट्रांसफ़र प्राइस के तो वो भी देंगे, वो भी नहीं है हमारा। कोई एसएससी जो है एंटर हुआ है इन परमिसेबल एविडेंस एग्रीमेंट पे, नहीं, नो, यहाँ पे नो कर दिया। कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट है, नहीं, नो करो भाई, प्राइमरी एडजस्टमेंट नहीं है। सेव पे क्लिक करेंगे। 31 नंबर क्लोज पे बात करें तो यहाँ पे बेसिकली लोन से रिलेटेड है, कोई लोन लिया है दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। 32 में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ये सब है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ बोलता है कि क्या कोई चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर, भाई नहीं, नोट एप्लीकेबल है हमारे लिए, पहले तो बात तो ये। कोई स्पेकुलेशन लॉस है 73 के अंदर, सॉरी नो। एसएससी का कोई लॉस जो कि 73A के अंदर रेफर्ड है उसमें हुआ है, नहीं, नो। इन केस कंपनी के लिए तो भैया हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, नो कर देंगे। अब आ जाते हैं क्लोज 33 से लेके 44 क्लोज, इसमें आ जाएंगे सारे। 33 में सेक्शन वाइज डिडक्शन, तो भाई डिडक्शंस कोई क्लेम नहीं कर रहा।
न्यू टैक्स रिजीम में ITR करें तो डिडक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है हमें। 34 के अंदर बात कर रहा है TDS काटने की रिक्वायरमेंट है, तो आप भर सकते हो। हमारे में TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो कर रहा हूँ। कोई इंटरेस्ट पे किया है अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन 1A के अंदर, नहीं, नो। सेव पे क्लिक करेंगे। 35 नंबर क्लोज पे आए तो यहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न है, तो फिर उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्टॉक के बारे में पूछ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक की डिटेल देनी पड़ेगी। स्टॉक रिपोर्ट में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में भरनी पड़ती है। स्टॉक के लिए देख सकते हैं एक एक आइटम की इन्फॉर्मेशन जाएगी, ऐसे ही फिनिश गुड में, बाई प्रोडक्ट के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर आपको एक आइटम का स्टॉक यहाँ फिल करना पड़ेगा। स्टॉक में फिल करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। डोमेस्टिक कंपनी का केस है तो डिटेल ऑफ टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, हमारा इस तरह का कोई भी नहीं है। कोई भी डिविडेंड रिसीव हुआ है SSC को, नहीं। 36B के अंदर बात करें, कोई बाई बैक ऑफ शेयर्स है SSC के पास, नो। 37 की बात करें, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है इसके ऊपर, नो। 38 की बात करें, कोई ऑडिट हुआ है सेंट्रल एक्साइज के अंदर, नहीं, नो। 39 की बात करें, कोई और ऑडिट हुआ है सेक्शन 72 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 के अंदर, नहीं, नो। 40 में बोल रहा है आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डिटेल देनी होगी, पिछले साल और इस साल दोनों की आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल देनी होगी। पिछले साल तो इसका ऑडिट हुआ नहीं है और टर्नओवर भी बहुत कम था, तो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन ना फिल करके मैं आपकी भर रहा हूँ। आप चाहो तो पिछले साल का भर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले टर्नओवर दे देते हैं SSC का 72503,526। ग्रॉस प्रॉफिट दे देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा 71,714,8,705, ठीक है, राउंड ऑफ में लेके चल रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट दे देते हैं, नेट प्रॉफिट ये रहा 15,83,949, नेट प्रॉफिट दे दिया। नेट प्रॉफिट के बाद स्टॉक ये रहा इसका 130,94,759.5 लिख सकते हैं। मटेरियल कंज्यूम, फिनिश गुड परचेज, प्रोड्यूस, कुछ है तो वो दे सकते हो आप। प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया है, ऑटोमेटिकली वो 0 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 44AD में इसकी ITR फाइल हुई थी। अभी पहले टर्नओवर कम थी, इस साल टर्नओवर ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 0 फिल कर दिया, क्योंकि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है उसका। क्लोज 41 पे आ जाते हैं। कोई डिमांड रेज हुआ है आपका? कोई डिमांड तो रेज है नहीं भाई। 42 की बात करें, क्या SSC को रिक्वायर्ड है फर्निश करना फॉर्म 61 और 61A? भाई नो पे क्लिक करो, हमें नहीं करना है, रिक्वायरमेंट है। 43 की बात करें तो यहाँ पे 43 में जो डिटेल देनी होती है, ये बोल रहा है कि SSC या उसकी पेरेंट एंटिटी या अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी लायबल है फर्निश करने के लिए रिपोर्ट 286 के अंदर। नो, इस तरह की कोई भी नहीं है। अब जाते हैं लास्ट, क्लोज 44। यहाँ पे आपको ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी आपने खर्चे किए हैं, ये देखिए ये खर्चे आपको देना होगा उसकी डिटेल, कि इस खर्चों के अंदर ब्रेकअप देना होगा एक्सपेंडिचर का, कि कितना रजिस्टर्ड पर्सन है, कितना अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कितना आपका एग्जाम्प्ट है। ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना आपका एग्जाम्प्ट है, कितना आपका कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है, कितना रजिस्टर्ड पर्सन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। आप यहाँ पे कंसोलिडेट फिगर फिल करोगे, ठीक है। मैंने 44 क्लोज की डिटेल नहीं दी है, आप चाहो तो डिटेल में क्लोज 44 की डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अकाउंटेंट्स की डिटेल्स, इस पर क्लिक करोगे, जो आपने फर्स्ट पेज पे भरा था वही सेम डिटेल्स यहाँ आ जाता है।
फिर सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म रेडी है, फॉर्म 3CD 3CB टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, देख सकते हैं ये फॉर्म आ गया 3CB 3CD का। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, बाकी आपके ये फॉर्म 3CD आ गया। बैक पे करोगे तो 3CB, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो 3CD आ जाएगा, जहाँ पे बेसिक डिटेल्स, और उसके बाद फिर क्लोज शुरू हो जाते हैं सारे, एक एक करके क्लोज आप चेक कर सकते हो सारे क्लोज को ऐसे। डाउनलोड पे क्लिक करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना होगा, अकाउंटेंट्स की डिटेल पे जाके डाउनलोड ड्यूरेशन पे क्लिक करोगे। फिर इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है, और देन उसके बाद इसको अपलोड करना है। उससे पहले आपको CA ऐड कर लेना होगा SSC के प्रोफाइल में। फिर वहाँ से फॉर्म 3CD या 3CB असाइन होगा, और फिर उसके बाद CA जो है उस फॉर्म को अपनी ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट साइन की हुई जब असाइन करोगे तो उस पर बैलेंस शीट P&L अटैच कर दोगे, और उसके एनेक्सर्स फिर CA जो है उसको डाउनलोड करेगा, और उसको साइन करने के बाद, अपने साइन लगाने के बाद अपलोड करेगा, ये JSON अपलोड करेगा, फिर जाके ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी। ये वीडियो के अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये बताया है, फाइल करके नहीं दिखाया, ये केवल लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।